नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के यूनिट सेकंड के सेकंड टॉपिक अपन लिया है। फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया था शेड्यूल H1 और M एंड शेड्यूल G। 4 शेड्यूल अपन ने डिस्कस कर लिए थे। ओके, अगली वीडियो में अपन ये 4-5 शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे। यानी कि कौन कौन से शेड्यूल डिस्कस करेंगे? शेड्यूल N, शेड्यूल P, शेड्यूल P1, शेड्यूल T एंड शेड्यूल U एंड शेड्यूल V। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल N के बारे में। शेड्यूल N के बारे में अपन ने जाना है कि शेड्यूल N किसके लिए होता है। तो अपन ने एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताएं तो शेड्यूल N के बारे में तो आपको ओके शेड्यूल N के बारे में देखें तो शेड्यूल N क्या होता है। शेड्यूल N में क्या होता है, ठीक है, फार्मेसी को रन कराना। जैसे मतलब अपना मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, उसमें अपन दवाइयाँ खरीदना है और सेल करना है, ठीक है, ये काम होता है। तो मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी फार्मेसी चलाने के लिए, मेडिकल स्टोर चलाने के लिए, ये किस में आता है? शेड्यूल N में आता है। चलिए, ये तो सिंपल डिस्कशन हो गया, अब इसको पढ़ते हैं। ओके, शेड्यूल N, तो इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ओके, क्या बोला? इट इज इंक्लूड क्या करता है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए, ठीक है, एक मिनिमम क्वांटिटी में इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, वो शेड्यूल N के अंदर आता है। ओके, अब देखिएगा पहले नंबर क्या होता है? एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब देखिएगा, अब अपन बना रहे हैं क्या होता है? मेडिकल स्टोर। तो जो मेडिकल स्टोर है ना, तो आपकी क्या क्या मतलब होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी आपको दे, मतलब कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उसमें किस में आएंगी? शेड्यूल N में आएंगी। ओके, तो देखिएगा पहला नंबर होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब प्रवेश। प्रवेश मतलब जहाँ से हम, मतलब कहने का मतलब है जो हम देखें कि ये फार्मेसी है, तो फार्मेसी में आपका ओके, ये फार्मेसी हो गया, ठीक है। अब देखना, ये फार्मेसी अपनी, तो ये फ्रंट पोर्शन ऑफ फार्मेसी सेल वी इंडिकेट एज ए फार्मेसी। ओके, जब हमने इसको देखा, ओके, कोई भी फार्मेसी को हमने देखा, कोई मेडिकल स्टोर को हमने देखा, तो वो लगने चाहिए कि ये फार्मेसी है, वो इंडिकेट करनी चाहिए कि ये एज ए फार्मेसी के रूप में इंडिकेट करनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंट्रेंस। मतलब हमको ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन ने नाम डाल दिया या कुछ भी नाम से चला रहे हैं, ऐसा नहीं। तो एक फार्मेसी मतलब दिखनी चाहिए, उसमें फार्मेसी लिखा होना चाहिए। ओके, फिर होता है आपका प्रमाइसिस। प्रमाइसिस का मतलब होता है अंदर का परिसर, मान लीजिए, ठीक है, अंदर का क्या बैकग्राउंड है आपका। तो देखिएगा, द premises shall be well built, dry, well ventilated with sufficient dimension for the stocking goods। अब देखिएगा क्या बोला इसने, इसमें वेल बिल्ड ड्राई होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेट होना चाहिए, यहाँ पर खिड़की भी होना चाहिए, ठीक है, एंड सफिशिएंट डायमेंशन। सफिशिएंट डायमेंशन मतलब इतना जगह होनी चाहिए कि इसमें जो सामान है आपका, गुड्स मतलब सामान, वो रखा जा सके। ओके, पूरा पर्याप्त मात्रा में रखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने छोटी सी दुकान खोल ली और बाकी का सामान और कहीं रखा है, यहाँ पर वहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक प्रॉपर इतना एरिया तो होना चाहिए जिसना कि उसमें एक सफिशिएंट मात्रा में चीज़ें रखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप देखिएगा यहाँ पर आएगा पॉइजन्स सेल वी स्टोर सेपरेटली। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉइजन का अलग बॉक्स होना चाहिए,
और बाकी चीज़ों का अलग होना चाहिए, मतलब कबोर्ड जो होता है ना उसमें पॉइजनस सब्सटेंस अलग रखे होने चाहिए और बाकी सब्सटेंस अलग। तो इस प्रकार से तो पॉइजनस के लिए अलग स्टोर सेपरेटली होना चाहिए, ठीक है, ये बोला। फिर डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट सेल नॉट बी लेस देन 6 स्क्वायर मीटर। क्या बोला? 6 स्क्वायर मीटर का क्या होना चाहिए? डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट, ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट मतलब यहाँ पर देखिएगा आप एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पर डिस्पेंसिंग का मतलब जो बंदा दे रहा है यहाँ पर वो देने वाला, यहाँ पर मेडिकल स्टोर मतलब अपन अंदर घुस गए तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ब्रेंचिंग लगा है, तो आप ये देखिएगा तो यहाँ पर मतलब आने वाला ग्राहक होता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उतना पर्याप्त मतलब उसका जो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट है ना वो 6 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग खड़े होकर आराम से आपका सामान मतलब जो भी ड्रग्स खरीद सकें। ओके, द हाइट ऑफ द परमाइस सेल बी एट लीस्ट 2.5 मीटर। क्या होना चाहिए? जो कि हाइट है ना प्रमाइसिस की, जो आपने फैक्ट्री जो अपन ने मेडिकल स्टोर डाला है उसकी हाइट 2.5 मीटर होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2.5 मीटर तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ी सी गुमठी टाइप की नहीं होती चाय की टपरी जैसी छोटी छोटी, या गुटखा पान या बीड़ी सिगरेट की जो दुकानें होती हैं छोटी छोटी डाल लेते हैं, ठीक है, ऐसी वाली तो वो वाली नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। 2.5 मीटर लगभग एरिया मतलब यहाँ पर ऊंचाई होनी चाहिए 2.5 मीटर की। ओके, तो ये हो गई अपनी क्या होते हैं कि क्या क्या नीडफुल आवश्यकता, मतलब क्या इंक्लूड किया गया है कि मिनिमम क्या क्या अभी अपन ने देख लिया कि क्या क्या मतलब क्या प्रमाइसेस हैं, ठीक है, क्या वेंटिलेटर, क्या डायमेंशन, क्या आपका ऊंचाई है, क्या आपका डिस्पेंसिंग एपरेटस है, पॉइजनस के लिए अलग है, ठीक है, गुड्स रखने के लिए अलग है, ठीक है, उसमें इंडिकेट करना चाहिए फार्मेसी। ओके, तो इस प्रकार से अब देखिएगा अगला हम टॉप पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, फर्नीचर एंड एपरेटस। फर्नीचर एंड एपरेटर, अब देखिएगा फर्नीचर एंड एपरेटर में एवरी कंटेनर सेल बी लेबल्ड एज ए नेम ऑफ द ड्रग एज पर द फार्माकोपोइया। अब देखिएगा जो फार्माकोपोइया है ना उसी के अकॉर्डिंग अपन को नाम लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द ड्रग लेवल लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं मेडिकल स्टोर में आपके डब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे डब्बे रखे होते हैं, तो उसमें ए वाले, बी वाले ड्रग, सी वाली ड्रग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख रखे रहते हैं ना, उस प्रकार से। तो वही बोल रहा है कि फार्माकोपोइया के अकॉर्डिंग नाम जो है उसके अनुसार आपको लेबल्ड करके उनमें 1 2 3 आपकी ड्रग रखी होनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से। अब देखिए फिर होता है कि पॉइजनस ड्रग सेल बी स्टोर। पॉइजनस जो ड्रग है, फिर से हम बोल रहे हैं कि पॉइजनस ड्रग सेल बी स्टोर इन कवर्ड विद द लॉक एंड की एंड मार्क्ड विद द वर्ड्स पॉइजन इन रेड लेटर। समझ गए ना क्या बोला इसने? इसके लिए एक सेपरेट कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो सेपरेट कवर्ड होना चाहिए, उसमें पॉइजन लिखा है तो उसमें पॉइजन लिखा होना चाहिए रेड लेटर में ऑन वाइट बैकग्राउंड। मतलब समझ गए ना, रेड लेटर में लिख दिया और ये बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? वाइट। समझ गए ना, जैसे मैंने लिखा है ना उसी प्रकार से रेड में लिख दिया पॉइजन एंड वाइट क्या है? बैकग्राउंड। ओके, तो इस प्रकार से ये अलमारी है, इसमें क्या रखा होगा? पॉइजन रखा होगा, ठीक है, पॉइजनस ड्रग रखी होंगी, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या होता है? लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट एंड एपरेटस। लिस्ट क्या है? मिनिमम इक्विपमेंट और एपरेटस की, ठीक है। तो कौन कौन से एपरेटस होने चाहिए, ये जरूरी क्या है फॉर द नीड फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है डिस्पेंसिंग बैलेंस मिनिमम 30 mg सेंसिटिविटी। एक जो बैलेंस होता है ना, बेइंग बैलेंस जिसमें वजन नापते हैं, वो 30 mg ड्रग
को नाप सके, मतलब 30 mg तक की सेंसिटिविटी, मतलब हमने 30 mg उस पर रखा तो वो बताना चाहिए कि 30 mg है, समझ गया ना। क्योंकि जो बैंक बैलेंस होते हैं वो अलग अलग उसके क्वांटिटी के आते हैं, कोई 100 mg से शुरू होता है, कोई 10 mg से शुरू होता है, कोई 10 mg तक ही होता है, ये अलग अलग प्रकार के, कोई 1 kg से मतलब 1 kg तक होता है, फिर वो kg सुपर वाला अलग होता है। तो एक बैंक बैलेंस जो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अपना सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, 30 mg वाली। ओके, फिर होता है बीकर, फिर होता है बोतल, फिल्टर पेपर्स, एवोपरेटिंग डिस्क, ग्लास फनल, मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 10, 25 और 100 ml, मोर्टल एंड पिस्टल, ऑइंटमेंट, स्लब, स्पैचुला, स्प्रिट लैम्प, वाटर बाथ और थर्मोमीटर etc। ये अपन ने देखिए लेबोरेटरी में जो सामान है ना, वही कहाँ आने चाहिए, कहाँ लिख सकते हैं अपन, पूरे पूरे जो अपन ने अभी तक प्रैक्टिकल में देखे भाई, अपने 50 बार यूज कर सके इनको, तो वही अपन कहाँ लिख सकते हैं, इसमें। ओके, अब देखिएगा अगला पॉइंट आता है बुक, तो इसमें बुक भी होनी चाहिए। तो बुक कौन कौन सी होती है, द इंडियन फार्माकोपोइया, इंडियन फार्माकोपोइया की बुक होनी चाहिए। दूसरा, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया की बुक, और भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम तो ये होनी चाहिए। ओके, फिर आता है जनरल प्रोविजन, मतलब सामान्य नियम कायदे क्या होने चाहिए। अब देखिएगा, फार्मेसी शुड बी अंडर द कंटिन्यूअस, लगातार सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब जो अपन फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मा एम फार्मा, तो यहाँ पे देखिएगा हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे, हमको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सुपरविजन मतलब वो निगरानी करता रहे। ऐसा नहीं है कि भाई देखो मेडिकल स्टोर खोला और बंदा मतलब यहाँ पर या फिर लाइसेंस दूसरे को दे दिया, उसने मेडिकल स्टोर डाल लिया, मतलब उसके पास किसी को लाइसेंस दे दिया जो पढ़ा लिखा भी नहीं, पढ़ा लिखा तो ठीक है लेकिन उसमें फार्मेसी की डिग्री नहीं की, मतलब वो फार्मासिस्ट नहीं है, उसको लाइसेंस कहीं और से मिल गया, अगर वो काम चला रहा है तो बताइएगा ये, तो यहाँ पर क्या होता है, वो फार्मासिस्ट जो है ना वो निगरानी नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होता है, इस पर केस हो जाएगा, समझ गए ना। अगला पॉइंट, अब हमने पढ़ लिए शेड्यूल एन पढ़ लिया, आप शेड्यूल पी पढ़ेंगे। ओके, तो शेड्यूल सिंपल चीज, शेड्यूल पी, तो शेड्यूल पी क्या आएगा, इट इज द डील विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, क्या आएगा, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, किसका लाइफ पीरियड, ड्रग का लाइफ पीरियड। तो एक चीज आप देखिएगा, लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, लाइफ पीरियड मतलब वो कब बनी और कब तक खत्म हो जाएगी, समझ गए ना, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हो जाएगी, ये लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, मतलब बनने से, मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी डेट तक की समय को क्या बोलेंगे, लाइफ पीरियड। अब ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग एंड द स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग, इसमें क्या आती हैं, दो आती हैं, एक तो स्टोरेज कंडीशन, देखिएगा अपन क्या बोलते हैं उसको, गोली दवाइयों पर क्या लगा, लेबल क्या लगा होगा, स्टोरेज कंडीशन एंड लाइफ पीरियड, एक्सपायरी डेट लिखी होगी और स्टोरेज कंडीशन लिखी होगी, तो किसकी उस किस चीज़ की है वो, शेड्यूल पी के अंदर आती है, स्टोरेज एंड लाइफ पीरियड, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन। ओके, अब देखिएगा, द पीरियड शुड बी इन मंथ, मंथ में होना चाहिए, साल में नहीं, मंथ में, बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। ओके, अब आता है देखिएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ड्रग, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है। ओके, ड्रग लाइफ पीरियड इन मंथ में एंड स्टोरेज, अब देखिएगा ये होगा एड्रामाइसिन, इसका लाइफ पीरियड होता है 30 मंथ, क्या होता है 30 मंथ, एंड स्टोरेज क्या आएगा, इन ए कूल प्लेस, क्या होता है, कूल प्लेस में इसका स्टोरेज है। एम्पिसिलिन 36 मंथ एंड कूल प्लेस में रखना है स्टोरेज, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखा आपने, शेड्यूल पी में अपन क्या दिखाते हैं, लाइफ पीरियड मतलब एक्सपायरी डेट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, और दूसरा स्टोरेज कंडीशन, कहाँ रखना है, कूल एंड ड्राई प्लेस पर, या फिर ड्राई प्लेस पर, या कूल प्लेस पर, या फिर फ्रीजर में, या फिर उसमें लिखा होता है, हर चीज़ कंडीशन लिखा होता है, ठीक है।
हाँ, फिर होता है शेड्यूल P1। अब हमने पहले पढ़ा था P और उसका सब टाइप क्या हो गया, P1 हो गया, ठीक है। दिस शेड्यूल स्पेसिफाइड द पैक साइज ऑफ ड्रग। तो ये पैकिंग साइज है, पैक साइज ऑफ ड्रग की जो पैकिंग आती है ना, वो अलग अलग साइज की होती है। तो आपने देखा कि अलग अलग साइज की जो ड्रग है, पैकिंग साइज है, वो शेड्यूल P1 में रखी गई है। ओके, तो इसमें हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है किसी की साइज में कोई भी भर के दे दो, समझ गया ना, ऐसा नहीं है। तो इट प्रोवाइड द नेम ऑफ ड्रग along with the dosage form and the pack size। क्या होता है, क्या प्रोवाइड करता है, नेम ऑफ ड्रग। देखिएगा शेड्यूल P1 में क्या क्या चीज आ रही है, पहले नंबर क्या आ रहा है, नेम ऑफ ड्रग पहला नाम, दूसरा काम along with, इसके साथ में डोजेस फॉर्म क्या आ रहा है, डोजेस फॉर्म दूसरा, एंड थर्ड पॉइंट है पैक साइज। क्या है, पैक साइज। सिर्फ पैक साइज नहीं आ रहा, क्या क्या 3 सामान इसमें इंक्लूड है, पहला नाम, डोजेस फॉर्म एंड पैक साइज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका भी, देखिएगा, अब ड्रग, डोजेस फॉर्म, पैक साइज, जैसे हम एग्जांपल है, होगा एग्जांपल एस्पिरिन ले लिया हमने ड्रग में, ठीक है, इसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ये तो हो गया नाम, डोजेस फॉर्म टैबलेट्स, इसका पैक साइज कितनी होगी, 14 टैबलेट। तो ये 14 टैबलेट पैक साइज, यहाँ पर एक पत्ता होगा, मतलब जो अपना क्या होता है एस्पिरिन का, तो उसमें 14 टैबलेट आपको मिलेंगी। क्या होगा, 14 टैबलेट आपको, ठीक है, मिलेंगी। अब होगा फेमोडिपिन टैबलेट, और उसमें 14 टैबलेट इसकी भी पत्ती लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, जो भी अपन लिख सकते हैं, कोई भी पैकिंग साइज लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अपन ने गोलियां देखी हैं, दवाई देखी, अपन जब लेके आते हैं तो अलग अलग ड्रग की अलग अलग पैक साइज होती है, मतलब किसी में 14 ड्रग की पैक एक पत्ता होता है, किसी में 10 का एक पत्ता होता है, किसी में 15 टैबलेट का एक पत्ता होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का जो अपन पत्ता बोलते हैं ना, टैबलेट का पत्ता, तो वो अलग अलग टैबलेट साइज का होता है, मतलब पैक साइज का होता है, ठीक है। तो अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। अब आता है शेड्यूल टी। ओके, तो देखिएगा, ये जो है आपका डाइक्लोफेनाक लैक्टिक एसिड का, आप देखिएगा इसमें 10 टैबलेट का पत्ता बने हुआ एक है, तो ये देखिएगा, एक ये हैगा आपका इट्राकोनाजोल, इसमें भी 10 टैबलेट का आपका पैक साइज आपको दी गई है। तो ज़्यादातर सभी में 10 टैबलेट, इसमें भी देखिएगा आपका ये विटामिन ई की कैप्सूल है, इसमें भी 10 का पत्ता आपको दिखेगा, ठीक है। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या, अवन देखिएगा, पैकिंग साइज हो गया आपका, नेम ऑफ ड्रग, तो नेम ऑफ ड्रग किसका हो गया, P1 का हो गया, ओके। और दूसरी बात हो गया डोजेस फॉर्म में आप यह देखिएगा, ये जो है वो कैप्सूल है, तो आपने क्या लिखा है, ये कैप्सूल लिखा है, तो कैप्सूल नेम और आपका डोजेस फॉर्म, ये विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है। विटामिन ई तो क्या हो गया आपका ड्रग हो गया, लेकिन कैप्सूल क्या है, डोजेस फॉर्म है, ओके। यहाँ पर मान ले विटामिन ई लिखा होता तो यहाँ क्या लिखा आएगा यहाँ विटामिन ई लिखा होगा तो यहाँ क्या लिखा आएगा, डोजेस फॉर्म में कैप्सूल, ओके। और भी अब देखिएगा, ये देखिए इट्राकेनाजोल कैप्सूल, ठीक है। तो इस प्रकार से कैप्सूल होते हैं। ये आपका जो होगा डाइक्लोफेनेक का, ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट, ठीक है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट लिखा है। तो यहाँ पर ये आपका नाम और आपका पैक साइज, मतलब डोजेस फॉर्म क्या है, वो किस में आता है, P1 में आता है। उसी प्रकार से जब अपन ने क्या देखा था, एक्सपायरी या पी देखा था, तो इसमें एक्सपायरी डेट आती है, इसमें जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और आपका क्या लिखा होता है, स्टोरेज कंडीशन लिखी होती है, वो किसके लिए, यहाँ पर देखिएगा एक्सपायरी डेट लिखी है और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, मंथ में ही लिखी होती है, मतलब तारीख सन भी लिखी होती है, लेकिन उसका डेट आगे का हम देखते हैं, ओके। तो इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर, और आपका स्टोरेज कंडीशन भी लिखी होती है, ठीक है। ये देखिए डोजेस के साथ नीचे लिखा है स्टोर कंडीशन, ड्राई प्लेस एट बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस प्रकार से लिखा होता है।
ये पी का हो गया, P1 का हो गया। अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल टी। ओके, अब देखिएगा शेड्यूल टी में क्या होता है, दिस शेड्यूल डील विथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हैगा, अपन ने क्या बना रहा है यहाँ पर, आयुर्वेदिक ड्रग, सिद्धा ड्रग, यूनानी ड्रग्स, ठीक है। तो अपन ने ये ड्रग बनाना है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस शेड्यूल में लिखित चीज़ है, गाइडलाइन है, शेड्यूल टी में आएंगी, समझ गया ना। तो शेड्यूल टी में ऐसी गाइडलाइन आएंगी, ऐसी मतलब, तो वो जिससे कि हम आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग बना सकें। ओके, शेड्यूल टी के अनुसार बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अब देखिएगा हमने पढ़ा कि क्या क्या नीडफुल जरूर मतलब नीड होती है। तो हम जैसे शेड्यूल एम में पढ़ा था, तो शेड्यूल एम में पढ़ा था कि भाई फैक्ट्री के लिए जगह कैसी होनी चाहिए, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, है सराउंडिंग में कैसी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, एंड वाटर सप्लाई, हर चीज़ अपन ने देखी। ओके, तो उसी प्रकार से हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सबके लिए एक ही चीज़ होती है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर है फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ओके, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, लोकेशन, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में वही वेल डेवलप है कि नहीं, पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। फिर लोकेशन, ऐसा नहीं कि सिटी में हो, सराउंडिंग्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, वाटर सप्लाई, कंटेनर क्लीनिंग, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि देखो इम्प्यूरिटी जहाँ आई वहाँ प्रोडक्ट ख़राब, और प्रोडक्ट जब ख़राब होता है तो आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट बन गया, उसका स्टोरेज भी, ठीक है, स्टोरेज, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड स्टोर, ठीक है, फिनिश हो गया गुड स्टोर। ओके, जो प्रोडक्ट बन गया उसका स्टोर। फिर वो होता है वर्किंग स्पेस, प्रॉपर वर्किंग स्पेस, हेल्थ के सामान, ठीक है, सैनिटाइजेशन सामग्री, हाइजीन कंडीशन करने वाली चीज़ें, फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिकल सर्विस, ठीक है, वैक्सीन सर्विस, हर चीज़ होनी चाहिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, अब देखिए जो अपन ने बनाया है, जो अपन बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं और कितना मेडिसिन बनाई वो एक बैच में डिस्क्राइब होता है। जैसे अपन देखिएगा यहाँ पर आपको लिखा होगा, सबसे पहले बैच नंबर लिखा होता है, ठीक है, किसी भी ये जो आपका लिखा होता है ना, तो इसमें भी बैच नंबर लिखा होता है, यहाँ पर बैच नंबर लिखा है। तो इस बैच नंबर का मतलब होता है कि देखिएगा बैच नंबर, ये जो दवाइयाँ होती हैं वो एक बैच में बनती हैं। मतलब मान लीजिए 10,000 गोलियों का एक बैच बन गया, फिर या फिर 20,000 गोलियों का एक बैच बन गया, तो इस प्रकार से एक बैच होता है। ओके, तो वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस बैच में इतने गोलियां अपन बना चुके हैं, ये बैच बन चुका है, ये मतलब अभी 10,000 का बैच बन चुका है और 20,000 का बैच बनना बाकी है। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने किस किस को बेच दी हैं वो रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई चीज़ खराब आपको निकलती है, ठीक है मान लीजिए आपकी दवाई कुछ समय बाद ख़राब हो गई, तो हमने जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उससे हम कांटेक्ट करके वापस उसको दवा को मंगा सकते हैं। यदि हमारे पास वो चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो हम उसको मंगा नहीं सकेंगे और वो मार्केट में सप्लाई होगी और वो हार्मफुल इफेक्ट देगी। अगला है क्वालिटी कंट्रोल, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल की डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए अब होता है शेड्यूल यू, ठीक है। तो शेड्यूल यू में क्या हैगा, दिस शेड्यूल डील विथ पर्टिकुलर टू बी शो इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड मतलब शेड्यूल यू में सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब रिकॉर्ड मतलब इस चीज़ का रिकॉर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड, जो एनालिसिस हुई है उनका रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, उस किसमें, शेड्यूल यू में, ठीक है। वही बोल रहा है कि दिस शेड्यूल इज डील विद द पर्टिकुलर्स, विशेष प्रकार का जो पर्टिकुलर टू बी शो इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड
से डील करता है शेड्यूल यू। ओके, अब देखिएगा सब्सटेंस अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन इन जनरल। अब देखिएगा अदर देन पेरेंटल मतलब यहाँ पर देखिएगा इस दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है पेरेंटल प्रिपरेशन का रिकॉर्ड। देखिएगा पेरेंटल और पेरेंटल के अलावा अलग अलग क्यों किया गया है कि पेरेंटल बहुत बड़ी शाखा होती है और बहुत इंपॉर्टेंट शाखा होती है, समझ गया ना। क्यों, ये बहुत ही स्टेराइल और एक मतलब इसमें ज़्यादा स्टेराइल कंडीशन और हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखा जाता है। तो ये अलग ही सब चीज़ों में अलग अलग बांट दी जाती हैं। इसको स्पेस भी अपन ने पिछली वीडियो में देखा था 60 स्क्वायर मीटर का लग रहा था, जबकि बाकी के लिए 30 स्क्वायर मीटर ही फिट मतलब उसमें काम चल जा रहा था। तो इस प्रकार से ये एक मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ओके, तो अब देखिएगा एक हो गया सब्सटेंस अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन ऑफ जनरल, ठीक है। तो अदर देन पेरेंटल के लिए रिकॉर्ड और पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्ड। ओके, अगला है देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। समझे क्या, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, एनालिटिकल के लिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है यहाँ पर। द रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड सेल वी रिटेन for a period of 5 year from date of manufacturing। मतलब मैन्युफैक्चरिंग की डेट से 5 साल तक आपको आप उस रिकॉर्ड को रखोगे, रिकॉर्ड बनाओगे एंड उसको उस रजिस्टर को रिटेन करके रखोगे, मतलब बचा कर रखोगे। 5 साल तक आपको रखना पड़ता है, समझ गया ना। क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल तक क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की जो दवाई बनाई है उस दवाई को बनाया और अपन ने मार्केट में भेज दिया। उस दवा को बनाया, मार्केट में भेजा और 5 साल के अंदर मतलब 5 साल के अंदर मान लीजिए कोई उसमें साइड इफेक्ट अपन को नज़र आया, मतलब जो अपन ने दुनिया को अपन ने ड्रग सप्लाई कर दी और उनमें अपन को साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है, उसके हार्मफुल या दूरगामी परिणाम जिसको हम बोलते हैं वो हमको नज़र आ रहे हैं। तो हम उस रिकॉर्ड जो हमने प्रोसेसिंग की है उस प्रोसेसिंग को चेक कर सकते हैं कि ये जो दवाई अपन ने बनाई है वो किस प्रोसेसिंग से किस प्रकार से अपन ने बनाई है। रॉ मटेरियल कैसा था और कैसा रिकॉर्ड था उसका, मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, क्या रिकॉर्ड था उसका, इस प्रकार से। तो कौन कौन से एनालिटिकल इवेल्युएशन किए थे, उस प्रकार से हम सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण शेड्यूल होता है, शेड्यूल यू। ओके, अगला है शेड्यूल बी, मतलब ओके शेड्यूल भी। अब देखिएगा शेड्यूल भी में क्या आते हैं, पेटेंट और पेटेंट ड्रग आती हैं, समझ गया ना। इसमें मतलब जो पेटेंट ड्रग होती है ना उसी से संबंधित चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा दिस शेड्यूल डील विथ स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन मतलब पेटेंट मतलब क्या होता है, पेटेंट करा लिया, कोई भी चीज़ अपन ने बनाई, मतलब मैंने बनाई है तो मैं पहले क्या कराऊंगा, उसको पेटेंट करा लूँगा। कोई भी चीज़ अगर मैंने पेटेंट करा ली ना तो मैं अगले उसके 20 साल तक, उसके 10 साल तक मैं अपने दाम पर, मतलब अपने मन मुताबिक दाम पर उसको बेच सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी उस चीज़ को बना नहीं सकता है, ओके, मेरी मर्जी के खिलाफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने वो उसको चीज़ को पेटेंट कराई है। जब पेटेंट हट जाता है तो वो जनरल मेडिसिन हो जाती है, मतलब सारी इंडस्ट्री बना सकती हैं, सारी इंडस्ट्रियाँ बना सकती हैं उसके। और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, प्रोप्रिएटरी मतलब मालिकाना, वही पेटेंटी वाला है, ठीक है। अब अगला है कि देखिएगा यहाँ पे पेशेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन शुड फुलफिल द फॉलोइंग नीड। देखिएगा अगर वो पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है वो कौन कौन सी नीड का फुलफिल करना चाहिए उसको। देखिएगा जैसे टैबलेट है, अब टैबलेट है, मेडिसिन शुड फुलफिल द नीड फॉर टैबलेट एज ए गिवन इन आईपी। समझ गया, मतलब जो अब यहाँ पर पूरा लिखने का जरूरी नहीं है, सिर्फ हमने ये लिख दिया है कि जो आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपोइया, इंडियन फार्माकोपोइया। तो इंडियन फार्माकोपिया जो होती है, कोपिया बोलते हैं, कोपोइया होती है, ठीक है।
इंडियन फार्माकोपोइया। तो इंडियन फार्माकोपोइया में जो लिखा होता है टैबलेट के लिए, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फुलफिल कंडीशन है वो चीज़ आपने करा ली है तो आप पेटेंट करा लोगे, और जब पेटेंट करा लोगे तो वो शेड्यूल बी में आपकी ड्रग मान लीजिए आ जाएगी। ओके, फिर अगला है कि नेचर ऑफ टैबलेट, जैसे कि नेचर ऑफ टैबलेट, नेचर ऑफ टैबलेट जैसे कोटेड है, अनकोटेड है, या शुगर कोटेड है, या फिर फिल्म कोटेड है। क्या? फिल्म कोटेड है। ओके, इस प्रकार की कोटिंग होती है किस पर? टैबलेट पर, मतलब किस प्रकार का है। ओके, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कैप्सूल ले लिया तो कैप्सूल के लिए भी वही, मतलब हर चीज़ के लिए वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि टैबलेट और कैप्सूल के लिए भी आईपी में लिखा होगा वही होगा। नहीं, आईपी में जो लिखा है, मतलब आईपी में क्या लिखा है कि कैप्सूल जो आप बना रहे हो या टैबलेट आप जो बना रहे हो वो आईपी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। मतलब आईपी के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि आईपी जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग आपने बनाई है कि नहीं, ये मायने रखता है। ओके, तो मेडिसिन शुड बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर कैप्सूल एज गिवन इन आईपी। ओके, फिर होता है देखिएगा लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, सबके लिए यही कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो हमने शेड्यूल बी में पढ़ा, शेड्यूल बी में क्या पढ़ा कि भाई साहब जो भी पेटेंट ड्रग हैं वो किस में आएंगी? शेड्यूल बी में आएंगी। ओके, अब अपन पढ़ते हैं शेड्यूल एक्स। ओके, तो शेड्यूल एक्स पढ़ेंगे। तो शेड्यूल एक्स में क्या आएगा? दिस शेड्यूल डील विद द लिस्ट ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। देखिएगा इसमें कौन सी ड्रग की लिस्ट होती है? जो नार्कोटिक ड्रग हो एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो। ठीक है, ये दोनों प्रकार का क्या होता है? नशा टाइप की ड्रग होती हैं। ठीक है, नशीली दवाएं, नशीली दवाएं किस में रखी हुई हैं? शेड्यूल एक्स में। यदि कोई दवा में जैसे शेड्यूल एच लिखा हुआ है, यहाँ पर शेड्यूल, ये लाल बॉक्स रेड बॉक्स में क्या लिखा है? शेड्यूल एच लिखा है। यदि इसमें शेड्यूल एक्स लिखा होता तो इसका मतलब ये हमको नशा प्रदान करती, या फिर ये आपको नींद प्रदान कर सकती है, या फिर आपको ये फिर हेलुसिनेशन कर सकती है। इस प्रकार से ये साइड इफेक्ट, सेडेटिव, हिप्नोटिव, ये साइड इफेक्ट दे सकती है। तो ये जो है साइकोटिक और नार्कोटिक क्या आपके इफेक्ट दे सकती है। तो इस पर लिखा होता है शेड्यूल एक्स ड्रग। ओके, जिसमें इस प्रकार में, जिसमें शेड्यूल एच लिखा है इस प्रकार में। ओके, अब है तो एग्जाम्पल जैसे कि फिनोबार्बिटल। जब अपन फिनोबार्बिटल ड्रग अगर आपने कभी ली होगी तो उसमें आप देखिएगा शेड्यूल एक्स लिखा होगा। ओके, और सेकोबार्बिटल उसमें भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। अब एनी स्टीरियो आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है? एनी कोई भी स्टीरियो आइसोमेट्रिक, स्टीरियो आइसोमेट्रिक मतलब अपन ने पढ़ा होगा स्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर? है स्टीरियो मैरिज्म हम कहते हैं इसको, प्रोसीजर को। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड होते हैं ए और बी जो कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? इसका सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर जो होता है 3D में क्या होता है या फिर 2D में, मतलब उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमेट्रिक जो फॉर्म है ना, स्टीरियो आइसो, कोई भी स्टीरियो आइसोमेट्रिक फॉर्म का मतलब डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, उस प्रकार से। ठीक है, जो हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। ठीक है, वही। तो एनी स्टीरियो आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल, वो कहाँ स्पेसिफाइड की गई है? शेड्यूल एक्स में स्पेसिफाइड की गई है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार की दवाएं आप कह सकते हैं कि आती हैं। कौन सी? एक तो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक और दूसरा स्टीरियो आइसोमेट्रिक ड्रग्स। ओके, अब आता है शेड्यूल वाई। ओके, शेड्यूल वाई क्या होता है? देखिए शेड्यूल वाई में देखिएगा, शेड्यूल वाई, दिस शेड्यूल डील विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर सेल टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल।
ओके, देखिएगा इससे आगे अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये लंबी वीडियो हो चुकी है। ओके, धन्यवाद।